गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएमएस पब्लिक स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे शब्द विचार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द दो तरीके के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। या हम ये कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, उसी से मिलाकर शब्दों का निर्माण होता है और जिन वर्ण समूहों का एक निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। कहने का मतलब ये सार्थक शब्द की बात कर रहा है कि जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उनको हम शब्द कहते हैं, जैसे घर, नाक, कोयल, सुंदर आदि। वर्ण समूह तभी शब्द बन सकता है जब उसका कोई न कोई अर्थ हो। बिना अर्थ वाला वर्ण समूह शब्द नहीं हो सकता, जैसे आड़ा। या हम ये कह सकते हैं कि इन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। लेकिन आम वर्ण समूह शब्द है, शब्दों से ही वाक्य की रचना होती है। तो देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर के वाक्य। आइए अब बात करते हैं शब्द के प्रकार कितने हैं, शब्दों के भेद। तो देखिए, शब्द को हमने कई आधारों पर बांटा है। सबसे पहले है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो एकार्थी, अनेकार्थी, भिन्नार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, इस तरीके से। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। अगर रचना के आधार पर बात करें तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। और प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो जैसे सरल, संयुक्त या मिश्रित। तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो हमने शब्दों को बांटा है वो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, भिन्नार्थी, विपरीतार्थी, इस तरीके से। सबसे पहले है एकार्थी शब्द। तो देखिए, एकार्थी शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है, जैसे पुस्तक, कुर्सी, जनवरी, निंदा, निपुण आदि। यानी जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु का बोध हो उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वो शब्द कहलाते हैं जिनसे एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, जैसे अर्थ। अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब अभिप्राय भी होता है, अर्थ का मतलब हेतु भी होता है। कनक। कनक आपने सुना होगा। कनक जो है वो सोना के लिए भी प्रयोग किया जाता है, धतूरा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, गेहूं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अलंकार आएगा, यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो वो आगे देखेंगे हम। आगे बात करते हैं। देखिए, जीवन। जीवन की बात करें तो जीवन का अर्थ प्राण भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है। ये थे अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम जो है वो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को हम जो है वो समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स जिनका समान अर्थ होता है। देखिए, जल। जल के जो पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं वो हैं पानी, नीर, वारी। बादल की अगर बात की जाए तो वारिद, जलद, मेघ, कमल, जलज, पंकज, नीरज, सरोज इत्यादि। इसी तरीके से और भी हमारे पास बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जिनको हमें याद करेंगे और वो आपको लास्ट में वर्कशीट में दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द या इन्हें विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है, या जो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे आकाश का विपरीतार्थी पाताल, सत्य का असत्य, अमृत का विष। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, दिन का रात, स्त्री का पुरुष इत्यादि। नेक्स्ट है आपका निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द यानी कि
कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम बिना अर्थ के ही प्रयोग में लाते हैं। ये निरर्थक शब्दों को प्रयोग में लाने का उद्देश्य केवल और केवल जो है सार्थक शब्दों को बल प्रदान करना होता है। जैसे हम लोग कहते हैं खाना वाना खा लिया जाए, तो यहाँ पर जो वाना है ये निरर्थक शब्द है। या रोटी वोटी, तो यहाँ पर वोटी जो है वो निरर्थक है। तो जो शब्द जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता वह और वो केवल सार्थक शब्दों को बल प्रदान करते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने बांटा है तत्सम, तद्भव, और देसी, विदेशी, संकर। यहाँ पर हाँ, ये है आपका देशज, विदेशज, और आगे इसमें दिया होगा आपका संकर। इसमें नहीं दिया है लेकिन वो संकर भी होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्द। तत्सम अगर आप देखें तो तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उस, और सम समान, यानी उसके समान। या हम ये कह सकते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, जिस तरीके से उनको संस्कृत में प्रयोग किया जाता था आज हिंदी में भी उसी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों को शुद्ध शब्द भी कहा जाता है, जैसे आम्र, मात्र, सूर्य, श्रृंगार, दुग्ध इत्यादि। अगर समय के साथ साथ संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन के साथ वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव का अर्थ है उससे होना, यानी तद प्लस भव। जैसे पुत्र का पूत, कोकिल का कोयल, मुख का मुँह। अगर देखा जाए तो संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध, हिंदी, तो इस तरीके से बहुत बड़ा काल है। इस कालांतर में जो भी उच्चारण में भिन्नता आई है शब्दों के, और उसके कारण जो वो तद्भव शब्दों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द दिए हुए हैं। कई बार एग्जाम्स में आपसे तत्सम दिया रहता है, उसका तद्भव पूछता है, या फिर तद्भव दिया रहता है, उसका तत्सम पूछा जाता है। तो इसमें से आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो याद करने हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आम्र। आम्र जो है वो किसका तत्सम है? आम का। उष्ट्र, उष्ट्र किसका तत्सम है? ऊंट का। ओष्ठ, ओष्ठ किसका तत्सम है? ओठ का। काष्ठ, काठ। अंध, अंधा। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हैं। अच्छे, अच्छी जो है वो किसका तत्सम है? आँख का। आलस्य, आलस्य किसका है? आलस का। उलूक, उलूक किसका है? उल्लू का। अश्रु, अश्रु किसका है? आंसू का। और भी बहुत सारे तत्सम शब्द हैं, इनको देखते हैं हम लोग, और ये सभी आपको याद करने हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये थ्रू आउट आगे आपके लाइफ टाइम ये आपके काम आने वाले हैं। चंद्रिका किसका तत्सम है? चांदनी का। दंत किसका है? दांत का। ग्रंथि किसका है? गांठ का। कदली किसका है? केला। चर्म, चमड़ा। गर्दभ, गधा। काक, कौआ। कृषक, किसान। दुग्ध किसका तत्सम है? दूध का। नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज, देशज का अर्थ होता है स्वयं का या अपना लोकल। कोई भी शब्द जिनका हिंदी में शामिल होना जो है वो हमारे खुद के प्रयोग के आधार पर हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द भारत की भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं से या मनुष्यों
के आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, पगड़ी, लकड़ी, खिचड़ी और आँख मिचौनी, इसी तरीके से लुका छिपी। नेक्स्ट है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द, जो शब्द अन्य भाषाओं से हिंदी में आए। आपने देखा होगा कि भारत में बहुत से विदेशी आए, अरब आए, अंग्रेज आए और तुर्क आए, बहुत से विदेशी आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, तो उनकी भाषाओं से हिंदी में बहुत सारे शब्द जो है वो आ गए, उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। ये आज भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा से आने वाले प्रमुख विदेशी शब्द हैं कॉलेज, टेलीफोन, डायरी, स्टेशन, स्कूल, ऑफिसर इत्यादि। अरबी भाषा से आने वाले शब्द हैं इज्जत, फ़कीर, औलाद, कानून इत्यादि। फ़ारसी से जो आने वाले शब्द हैं वो हैं आपके चश्मा, बाजार, कागज़, आरजू। फ्रांसीसी भाषा से जो आने वाले शब्द हैं वो हैं आलपिन, कारतूस, गोदाम इत्यादि। तुर्की से जो आए हैं वो हैं आपके कालीन, लाश, चाकू, तोप। ग्रीक से जो आए हैं वो हैं सुरंग, दाम, केंद्र इत्यादि। तो ये जितने भी विदेशी शब्द हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए, ये सभी आपको याद करना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो हम शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं मुख्यतः। सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है जिस शब्द का प्रयोग किसी एक विशेष अर्थ के लिए किया जाता है या जो शब्द विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों या हैबिट में आ गए हों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अरुण, तारा, कुर्सी, रोटी, घर इत्यादि। अगर हम बात करें कुर्सी की तो आपके दिमाग में कुर्सी का चित्र आएगा। हमने कहा फूल तो आपके दिमाग में फूल आएगा। अगर हमने कहा रोटी तो आपके दिमाग में एक रोटी की इमेज बनेगी। तो यानी कि जिनके अर्थ जो है वो प्रयोग होते होते रूढ़ हो गए या हैबिट में आ गए, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक या कंबाइंड। यौगिक का मतलब होता है जो 2 या 2 से अधिक से मिलकर के बना होता है। तो ऐसे शब्द जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे अनाथालय। अनाथालय का अगर हम अलग से देखते हैं तो अनाथ प्लस आलय। मिठाई वाला, मिठाई प्लस वाला। धनवान, धन प्लस वान। ऐसे ही हिमालय, हिम प्लस आलय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो ऐसे शब्द इनको यौगिक शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है योगरूढ़ शब्द। देखिए योगरूढ़ शब्द इनको कभी कभी समासरूढ़ शब्द भी कहा जाता है, यानी ये शब्द यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, इसलिए इनको योगरूढ़ कहा जाता है। कहने का मतलब है जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पंकज, चंद्रशेखर, पीताम्बर, यशोधन इत्यादि। आप समास में देखेंगे बहुब्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मृत्युंजय, नीलकंठ, पीताम्बर। ये सभी योगरूढ़ शब्द हैं और समासरूढ़ शब्द भी कहे जाते हैं। प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो आपके विकारी, अविकारी। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, वचन, पुरुष इत्यादि के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। हिंदी में एक बात करें तो 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी होते हैं। विकारी जो होते हैं वो हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी जो हैं वो हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनको एक एक करके हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। अभी आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।